साथियों, मैं एस.एन. रूपला, भारतीय प्रशासनिक सेवा 2020 राज्य प्रशासनिक सेवा 1984 बैच का अधिकारी, राज्य प्रशासनिक सेवा के रूप में रीवा, बस्तर, झाबुआ, छिंदवाड़ा, खरगोन में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहा। भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने के बाद कलेक्टर श्योपुर, कलेक्टर रीवा, कलेक्टर सागर और कलेक्टर जबलपुर के पद पर कार्यरत रहा। सचिव के पद पर पदोन्नति होने के उपरांत कमिश्नर ग्वालियर के पद पर कार्यरत रहा। मैं बीच की अवधि में राजभवन और सीएम सेक्रेटरीट में भी कार्यरत रहा। सीखने के उद्देश्य, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। यह पाठ्यक्रम भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया, मुआवजा निर्धारण और कानूनी विवादों के समाधान को समझाने पर केंद्रित है। इसमें प्रभावित पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारियों की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। पाठ्यक्रम भूमि स्वामित्व, स्थानांतरण और समय सीमा के कानूनी पहलुओं को स्पष्ट करेगा। प्रतिभागियों को एक समग्र और व्यावहारिक दृष्टिकोण मिलेगा। पाठ्यक्रम की रूपरेखा मॉड्यूल 1, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया। इस मॉड्यूल में हम भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और मुआवजे के प्रावधानों को समझेंगे। मॉड्यूल 2, भूमि सर्वेक्षण और मूल्यांकन। इस मॉड्यूल में हम भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की गणना और निर्धारित करने की प्रक्रिया को समझेंगे। मॉड्यूल 3, मुआवजा का निर्धारण। इस मॉड्यूल में हम भूमि के साथ जुड़ी संपत्तियों जैसे मकान, कुआं आदि का मुआवजा निर्धारण समझेंगे। मॉड्यूल 4, प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देना। इस मॉड्यूल में हम भूमि मुआवजे के प्रावधानों और पुनर्वास अवार्ड की प्रक्रिया समझेंगे। मॉड्यूल 5, भूमि मुआवजे से संबंधित विवादों का समाधान। इस मॉड्यूल में हम संपत्ति के मूल्यांकन और संबंधित विभागों की भूमिका को समझेंगे। मॉड्यूल 6, स्थानीय अधिकारियों की भूमिका। इस मॉड्यूल में हम भूमि और संपत्ति मुआवजे की प्रक्रिया और मूल्यांकन समझेंगे। मॉड्यूल 7, भूमि अधिग्रहण की समय सीमा और अन्य प्रावधान। इस मॉड्यूल में हम पुनर्वास पैकेज और बसाहट स्थल से संबंधित प्रावधानों को समझेंगे। धारा 25 में प्रावधान है कि जब धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन हो जाता है, धारा 19 की अधिसूचना का घोषणा का प्रकाशन हो जाता है, तो उसके बाद धारा 19 की घोषणा के प्रकाशन से 12 माह के भीतर अवार्ड पारित किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि इस अधिनियम में भू अर्जन की हर स्टेप में एक तो पारदर्शिता है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और तीसरा जो है वो टाइम लिमिट दी गई है। हर एक्टिविटी को एक समय सीमा के भीतर पूरा करना। जैसा धारा 25 का प्रावधान है कि 19 की घोषणा के प्रकाशन से 12 माह के भीतर अवार्ड पारित करना। यदि 12 माह में अवार्ड पारित नहीं किया तो पूरी कार्रवाई जो आपने की वो लैप्स हो जाएगी। मतलब धारा 4 की सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी से लेकर धारा 11 की प्रारंभिक घोषणा और धारा 19 की घोषणा, ये सारा का सारा काम लैप्स हो जाएगा। लेकिन इस अधिनियम में जहाँ एक और टाइम लिमिट दी गई है, वहाँ दूसरी ओर एक स्पेशल कंसिडरेशन भी दिया है। ऐसा न हो कि किसी कारण से विलंब हो जाए तो पूरा प्रोजेक्ट वहीं का वहीं ठप पड़ा रहे। टाइम लिमिट दी है, समय पे काम करना है, किंतु किन्हीं कारणों से यदि वो समय पे नहीं काम हो पाया तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कारण अभिलिखित करते हुए 12 माह की इस टाइम लिमिट को आगे बढ़ाने का अधिकार है। साथियों, यहाँ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है इस अधिनियम में समुचित सरकार निर्णय लेती है और समुचित सरकार के पावर जो हैं वो जिला कलेक्टर को दिए गए हैं। तो यहाँ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है जिला कलेक्टर इस 12 माह की अवधि को बढ़ा सकता है। साथियों, जैसा मैंने कहा कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अधिकार कलेक्टर को है और कलेक्टर के अधिकार जो हैं यहाँ पर कलेक्टर द्वारा डेजिग्नेटेड अधिकारी को है, और कलेक्टर जो है अपने अपने क्षेत्र में अनुभागीय अधिकारियों को डेजिग्नेटेड करते हैं।
तो साधारण शब्दों में सरकार के अधिकारों का इस्तेमाल यहाँ कलेक्टर करते हैं और कलेक्टर के अधिकारों का इस्तेमाल यहाँ पर अनुभागीय अधिकारी करते हैं। अब हम अवार्ड बनाने की प्रक्रिया को समझते हैं। साथियों, जैसा मैंने कहा कि यह अधिनियम प्रो फार्मर है, जिसकी जमीन जा रही है उसके हितों का ध्यान रखने वाला है। प्रो गवर्नमेंट नहीं, प्रो फार्मर, प्रो किसान। तो इसमें व्यक्ति को उचित मुआवजा मिले, इसको बहुत सुनिश्चित किया है। धारा 26 में इसके बारे में एक विस्तृत प्रावधान है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि धारा 25 के तहत सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को कैसे निर्धारित किया गया है। इसमें संबंधित सरकारी अधिकारियों की भूमिका प्रभावित पक्षों को सूचित करने और भूमि मालिकों को उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। धारा 26 ये कहती है कि जब भी भूमि का अर्जन किया जाएगा तो भूमि के अर्जन के बदले व्यक्ति को उचित मुआवजा दिया जाएगा। अब उचित मुआवजा क्या होगा? उचित मुआवजा वो होगा जो बाजार मूल्य है। फिर प्रश्न आएगा कि बाजार मूल्य क्या होगा? तो बाजार मूल्य को तय करने के लिए अधिनियम की धारा 26 में 3 बातें बताई गई है। नंबर 1, भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत जारी गाइडलाइन। साथियों, आप परिचित होंगे, कलेक्टर जो है वो ज़मीनों की खरीद बिक्री के लिए पंजीयन डिपार्टमेंट गाइडलाइन बनाता है और कलेक्टर और पंजीयन डिपार्टमेंट इसको फाइनल करता है। तो जो संपत्ति की गाइडलाइन होती है, जिस दरों पे भूमि खरीदी और बेची जाती है और स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है, वो गाइडलाइन एक पैरामीटर। और गाइडलाइन हर गांव की होती है, हर लोकेशन की होती है। शहरी क्षेत्र में 100 लोकेशन है तो 100 टाइप की गाइडलाइन होगी। रूरल एरिया में भी रोड की ज़मीन, रोड के अंदर की, रोड से दूर की, इस तरह से वहाँ पर भी अलग अलग लोकेशन की अलग अलग गाइडलाइन होती है। सिंचित के रेट अलग, असिंचित के अलग, रेजिडेंशियल के अलग, डाइवर्टेड के अलग, कमर्शियल के अलग, इस तरह से विभिन्न कैटेगरियाँ गाइडलाइन में बनी है। तो जैसी ज़मीन ली जा रही है वैसी ज़मीन की और जिस एरिया की ज़मीन ली जा रही है, जिस गांव की ज़मीन ली जा रही है, उस गांव की वैसी एरिया की गाइडलाइन बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करेगी, पहला। दूसरा, हो सकता है कि गाइडलाइन जो है ये बनाई ये सही बाजार मूल्य को रिप्रेजेंट न करे। तो दूसरा तरीका है कि जिस गांव में भूमि का अर्जन कर रहे हैं उस गांव में या उसके निकट के क्षेत्र में जिस तरह की भूमि अर्जित कर रहे हैं उसी तरह की अर्जित की जा रही भूमि का औसत विक्रय मूल्य निकाला जाए। अब औसत विक्रय मूल्य क्या होगा? औसत विक्रय मूल्य निकालने के लिए धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशित करने के 3 साल पहले जो भी उस एरिया में रजिस्ट्रियां हुई है, लोगों ने जिन भावों पे जमीनें खरीदी और बेची है, उन 3 साल की रजिस्ट्रियों को देखा जाए। मतलब धारा 11 की अधिसूचना के प्रकाशन से 3 साल पहले, 3 साल पहले इसलिए कि वो हमारा बेस लाइन है, और इसलिए भी कि ऐसा ना हो कि अधिसूचना प्रकाशन के बाद लोग हायर मूल्य पे रजिस्ट्रियाँ करा ले और चूंकि ज़्यादा कंपनसेशन मिल जाए, इसलिए मैनिपुलेशन भी हो सकता है। इसीलिए लॉ में ही ये व्यवस्था है, धारा 11 की अधिसूचना के प्रकाशन के 3 साल पहले, और 3 साल का समय पर्याप्त है ताकि औसत को निकालने के लिए। और इन 3 सालों में जो रजिस्ट्रियाँ हुई है उन रजिस्ट्रियों की एक सूची बनाई जाए और फिर इनको एक डिसेंडिंग ऑर्डर से जमाया जाए। सबसे अधिक मूल्य वाली को ऊपर रखा जाए, सबसे कम मूल्य वाली को नीचे रखा जाए, और जो टोटल रजिस्ट्रियाँ हुई उनका सर्वाधिक मूल्य वाली आधी रजिस्ट्रियों को इस कैलकुलेशन में लिया जाए। उदाहरण से समझते हैं, यदि इन 3 सालों में किसी गांव में, किसी एक गांव में हम जमीन, एक गांव में ज़मीन ले रहे हैं और एक गांव में ज़मीन ले रहे हैं, तो उस गांव में या उसके पास के क्षेत्र में 3 सालों में 100 रजिस्ट्रियाँ हुई। तो इन 100 रजिस्ट्रियों को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में घटाएंगे प्रति हेक्टर घटते हुए क्रम में। जो सबसे ज़्यादा महंगी रजिस्ट्री प्रति हेक्टर हुई वो ऊपर, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, और इस तरह से
सबसे कम मूल्य वाली नीचे। और इन 100 रजिस्ट्रियों में से 50 टॉप रजिस्ट्रियों को लेंगे जो ज़्यादा कीमत की है। और इन 50 रजिस्ट्रियों में से भी जो एबनॉर्मल रजिस्ट्रियां हैं, जो बाजार मूल्य को प्रदर्शित नहीं करती, उनको हटा देंगे। तो पहले 50 लेंगे 100 में से टॉप 50, और उस टॉप 50 में से मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा में हुई हो और वो मार्केट वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है तो उसको हटा देंगे, या कोई कम में हुई हो तो उसको भी हटा देंगे। तो इस तरह से एबनॉर्मल को, कलेक्टर की राय में जो रजिस्ट्रियाँ एबनॉर्मल है उनको इस कैलकुलेशन से हटा दिया जाए, और फिर जो औसत आएगा उसको हम मानेंगे। तो पहला हो गया गाइडलाइन, दूसरा हो गया 3 साल में जो रजिस्ट्रियाँ हुई उनमें से सर्वाधिक मूल्य वाली आधी रजिस्ट्रियाँ, आधी में से एबनॉर्मल को घटाने के बाद प्रति हेक्टर जो रेट आया वो। और तीसरा, यदि वहाँ पास में किसी प्राइवेट कंपनी ने या पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजना के लिए कोई ज़मीन खरीदी है तो जो ज़मीन जिस भाव से खरीदी वो भाव। अब 3 रेट हमारे पास आ गए, एक उस गांव की गाइडलाइन, दूसरा 3 साल की रजिस्ट्रियों का औसत, और तीसरा प्राइवेट कंपनी ने यदि वहाँ ली तो उसके पास में। प्राइवेट कंपनी वाला फार्मूला हर जगह लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि हर एक गाँव में हर जगह ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती है। तो सामान्यतः 2 ही बातें होती है, गाइडलाइन और 3 साल की में से सर्वाधिक मूल्य वाली आधी रजिस्ट्रियों का औसत। कल्पना करिए किसी एक गांव में सिंचित ज़मीन हम ले रहे हैं और सिंचित ज़मीन 40 लाख रुपया हेक्टर है, तो 40 लाख रुपये हेक्टर हो गया रेट। दूसरा, जो 3 साल का सिंचित ज़मीनों का उस गांव में जो खरीद बिक्री हुई और जो 100 रजिस्ट्रियाँ हुई 3 सालों में, उन 100 में से जो टॉप हायर साइड की 50 थी उनको लिया, एबनॉर्मल को घटाया, मान लीजिए 5 रजिस्ट्रियाँ एबनॉर्मल थी, 5 को घटाया 50 में 45 बची। इन 45 रजिस्ट्रियों में 10 हेक्टर ज़मीन बिकी और जितने कीमत में बिकी उससे उसका औसत निकाल के रेट निकालेंगे। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ 42 लाख रुपये पर हेक्टर औसत आता है। गाइडलाइन 40 लाख और रजिस्ट्रियों का रेट 42 लाख, तो इन दोनों में से जो ज़्यादा उसको हम लेंगे। और ज़्यादा कौन सा है? रजिस्ट्रियों का रेट, तो 42 लाख को लेंगे। और यदि रजिस्ट्रियों का औसत भी 40 लाख ही आ रहा है तो फिर बात 40 लाख ही रहेगी। और किसी कारण से कम आ रहा हो तो फिर जो गाइडलाइन ज़्यादा है वो 40 लाख रहेगी। और यदि किसी कंपनी ने वहाँ ले लिया हो मान लीजिए 45 लाख रुपए हेक्टर में, तो फिर वो 45 लाख रुपए हेक्टर को हम पकड़ लेंगे। तो तीनों में से जो ज़्यादा हो, ये किसानों के हित को दृष्टिकोण में रख के प्रावधान इस धारा में किया गया। अब मार्केट वैल्यू निकल आई और हमने उदाहरण के लिए मान लिया कि 42 लाख रुपए पर हेक्टर सिंचित जमीन का रेट आया। अब कानून ये कहता है कि प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट फैक्टर से इसको मल्टीपल किया जाए। फर्स्ट अनुसूची हम आएंगे आगे चल के देखेंगे, उसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लॉ से एक अधिकार दिया कि वो फैक्टर को डिसाइड करे। अर्बन एरिया में तो लॉ में फैक्टर 1 लॉ में ही डिसाइड हो गया, मतलब अर्बन में फैक्टर 1 होगा। लेकिन रूरल एरिया में लॉ में प्रावधान किया कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 1 से 2 के बीच में अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस प्रोजेक्ट का अर्बन एरिया से शहरी क्षेत्र से परियोजना की दूरी के आधार पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा 1 से लेकर 2 के बीच में फैक्टर तय किया जाएगा। मतलब अर्बन एरिया भोपाल से 10 किलोमीटर दूर कोई ज़मीन ले रहे हैं तो उदाहरण के लिए फैक्टर 1.2, अर्बन में भोपाल में तो फैक्टर 1 हो गया, 10 किलोमीटर दूर 1.2, 20 किलोमीटर दूर 1.5, 40 किलोमीटर दूर 1.8 और 50 किलोमीटर से ऊपर 2। इस तरह से फैक्टर गवर्नमेंट के द्वारा अधिसूचित किया जाता है। मध्य प्रदेश में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा रूरल एरिया के लिए भी फैक्टर 1 अधिसूचित किया। तो मध्य प्रदेश में फैक्टर 1 है रूरल एरिया के लिए भी और अर्बन एरिया के लिए भी फैक्टर 1 ही है। तो रूरल
और अर्बन दोनों एरिया के लिए मध्य प्रदेश में फैक्टर 1 है। सो यदि हम 42 लाख रुपए निकल के आया, इसको 1 से गुणा करेंगे तो 42 ही निकल के आएगा। तो ये हमारा मार्केट वैल्यू हो गई। अब साथियों, जो बारीक बातें हैं जो ध्यान रखने की है वो बात ये है यहाँ पर कि जो हम रेट निकाल रहे हैं गाइडलाइन के और जो बिक्री छांट के, वो हमें बहुत सावधानी से निकालना है। अनुभागीय अधिकारियों को सावधानी मतलब सिंचित जमीन अर्जित हो रहे हैं तो सिंचित का क्या रेट है गाइडलाइन में वही लेना है। ऐसा न हो कि जमीन ले रहे हैं सिंचित और रेट लगा दिया रेसिडेंशियल, जमीन ले रहे हैं रेसिडेंशियल और रेट लगा दिया कमर्शियल, जमीन ले रहे हैं असिंचित और रेट लगा दिया सिंचित। मतलब जैसी जमीन की क्वालिटी, जो जमीन अर्जित कर रहे हैं वैसा ही गाइडलाइन में से रेट लिया जाए। आवासीय के लिए आवासीय रेट, डाइवर्टेड के लिए डाइवर्टेड रेट, कमर्शियल के लिए कमर्शियल रेट, इंडस्ट्रियल के लिए वैसा रेट और इरिगेटेड के लिए इरिगेटेड और अनइरिगेटेड के लिए अनइरिगेटेड। और ऐसा ही जो हम 3 साल की रजिस्ट्रियों का औसत निकाल रहे हैं उनमें भी वैसी ही रजिस्ट्रियां शामिल की जाए जिस टाइप की ज़मीन का रेट हम निकाल रहे हैं। यदि हम एग्रीकल्चर में रेजिडेंशियल की रजिस्ट्री शामिल कर लेंगे तो रेट हायर आ जाएगा। यदि रेजिडेंशियल में हम एग्रीकल्चर का रेट रजिस्ट्री शामिल कर लेंगे तो रेट लोअर आ जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से हमें ये मेथड को अपनाना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत रेट ले लें और या तो ज़्यादा मुआवजा बन जाए या कम मुआवजा बन जाए। ज़्यादा भी नहीं बनना है और कम भी नहीं बनना है, दोनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इसलिए धारा 26 के प्रावधानों का बहुत बारीकी से समझ करके ही अवार्ड को पारित करना है। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि धारा 26 में भूमि सर्वेक्षण और मूल्यांकन की प्रक्रिया का विवरण है। इस धारा में भूमि की कीमत तय करने और मुआवजा और अन्य हानि की गणना के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। जमीन के रेट तय हो गए गाइडलाइन या बिक्री छांट के आधार पर। अब यहां पर आता है कि यदि कोई प्रॉपर्टियां हैं उस जमीन पर, मकान बना है, स्कूल बना, पाइपलाइन डली, कुआं खुदा, बगीचा लगाया, पेड़ है, बोर कराया, इनका क्या होगा? तो जितनी संपत्ति अर्जित की जा रही है, जो संपत्ति उस भूमि से अटैच है, उन सब का मुआवजा तय होना है। इसके लिए धारा 29 में प्रावधान है। धारा 26 जमीन के बारे में, धारा 29 संपत्तियों के बारे में। तब धारा 29 क्या कहती है? इस मॉड्यूल में हमने जाना कि धारा 27 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के मामले में प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने के अधिकार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि मुआवजा भूमि की मूल्य के आधार पर कैसे दिया जाएगा। धारा 28 ये कहती है कि कुछ स्पेशल कंसिडरेशन है, और स्पेशल कंसिडरेशन ये धारा 28 में कि यदि किसी व्यक्ति की ज़मीन हम ले रहे हैं और उससे लगी ज़मीन जो शेष बच जाती है, उसको कोई नुकसान होता है तो जो नुकसान हुआ वो भी दिया जाए। उदाहरण के लिए किसी आदमी की 1 एकड़ ज़मीन है और हम 0.9 एकड़ ज़मीन ले रहे हैं तो 0.1 एकड़ ज़मीन बची। अब 0.1 एकड़ ज़मीन पे खेती नहीं हो सकती, वो बेकार हो गई, तो उसका भी कंसिडरेशन अवार्ड में होगा धारा 28 के तहत। ठीक इसी तरह यदि हमने कोई मकान लिया और मकान के 10 कमरे थे, 8 कमरे ले लिए, 8 कमरे का मूल्यांकन कर लिया और 2 कमरे सीमा से बाहर थे तो छोड़ दिए, लेकिन वो 2 कमरे अब कोई काम के नहीं रहे, इसलिए उन 2 कमरों की भी कीमत दी जाएगी। इसी तरह यदि व्यक्ति को अपना कारोबार बदलने या किसी कारण से कोई
परेशानी हुई हो तो वो, या कोई और कंसिडरेशन जो अनुभागीय अधिकारी अर्थात कलेक्टर को उचित लगे। तो धारा 28 में एक स्पेशल कंसिडरेशन है, वो स्पेशल कंसिडरेशन भी भूमि और संपत्ति का एवार्ड बनाए जाने के समय बनाया जा सकता है, और वो ध्यान भी एवार्ड बनाने वाले अधिकारी को रखना है। अभी हमने प्रक्रिया धारा 26 से लेकर के धारा 30 तक की समझी, और ये धारा 30 की प्रक्रिया जो है वो प्रॉपर्टी का एवार्ड बनाने से संबंधित थी, भूमि और उससे लगी संपत्ति। इसके लिए अधिनियम की अनुसूची फर्स्ट में भी प्रावधान किया गया है। थोड़ा अनुसूची फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को भी हम जानेंगे। पहले अभी अवार्ड में केवल प्रॉपर्टी के अवार्ड और भूमि के अवार्ड में प्रथम अनुसूची का महत्व है। तो प्रथम अनुसूची ये कहती है कि जब हम अवार्ड बनाएंगे तो धारा 26 के अनुसार भूमि का बाजार मूल्य, जैसा कि हमने उदाहरण में जाना, 1 हेक्टेयर जमीन का बाजार मूल्य 42 लाख रुपए निकाला। दूसरा उसने कहा अनुसूची ने कि समुचित सरकार द्वारा डिसाइड किया फैक्टर, तो हमारे यहाँ फैक्टर 1 है, तो 42 लाख को गुणित 1 किया तो 42 ही आया। तीसरा इस अनुसूची में है कि जो प्रॉपर्टी उनका मूल्य, हमने अभी मकान का 10 लाख, कुएं का 5 लाख, पेड़ों का 5 लाख, 20 लाख निकाला, तो ये 20 ही हो गया, और 42 वो 62 हो गया। और अनुसूची का अगला स्टेप कहता है कि जो 62 हुआ 62 ही 16 से हम दो, तो 62 और 62 124 निकल आया, और इसका टोटल तो 124 ये टोटल, और 12% एडिशनल भूमि का वो धारा 30 के तहत है, धारा 11 के अधिसूचना के प्रकाशन से अवार्ड की डेट या कब्जा लेने की डेट तक। तो इस तरह से ये अवार्ड के कंपोनेंट जो प्रथम अनुसूची में बताए गए। साथियों, अब हम जमीन के अवार्ड के बाद अब हमारा पुनर्वास का अवार्ड बनता है, और पुनर्वास का अवार्ड को भी हम जाने। इस मॉड्यूल में हमने देखा कि धारा 28 में भूमि और अन्य संपत्तियों के प्रभावित होने पर मुआवजा देने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यह प्रक्रिया मुआवजा के वितरण के लिए एक ठोस ढांचा प्रदान करती है। तब धारा 29 क्या कहती है? धारा 29 ये कहती है कि जितने भी संपत्ति अर्जित की जाएगी उनका मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन कौन करेगा? अनुभागीय अधिकारी तो मूल्यांकन कुएं का नहीं कर सकता, मकान का नहीं कर सकता, पेड़ का नहीं कर सकता। अवार्ड बनाना है अनुभागीय अधिकारी को एज ए कलेक्टर। तो लॉ में ये प्रावधान है धारा 29 में कि अनुभागीय अधिकारी या कलेक्टर विशेषज्ञों की सेवाओं का, इंजीनियरों का उपयोग कर सकेगा। अब विशेषज्ञ और इंजीनियर कौन है? मकान का मुआवजा बनाना है तो लोक निर्माण विभाग, कुएं का मुआवजा बनाना है तो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, ट्यूबवेल का मुआवजा बनाना है तो पीएचई विभाग, पेड़ों का मुआवजा बनाना है गैर फलदार पेड़ों का तो वन विभाग, फलदार पेड़ों का मुआवजा बनाना है तो उद्यान विभाग। तो इस तरह से लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन विभाग, उद्यान विभाग, बिजली विभाग, इनके अधिकारियों से इनका मूल्यांकन कराया जाएगा। साथियों, ये एक्सपर्ट लोग हैं। गाइडलाइन में भूमि के बारे में, मकानों के बारे में तो संपत्ति की गाइडलाइन में ही रेट दिए हैं, लेकिन बाकी का मूल्यांकन ये विभाग अपने अपने विभाग के द्वारा जारी गई पॉलिसी के तहत करते हैं। उदाहरण के लिए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कुएं का एसवार से करेगी, पीएचई विभाग बोर के जो रेट है उससे करेगा, वन विभाग उनके अपने पेड़ों के मूल्यांकन के तरीके हैं उस तरीके से करेंगे, वो अपने तरीके से करेगा। तो हर विभाग की अपनी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के आधार पर वो उस अर्जित की जा रही भूमि पर स्थित प्रॉपर्टी का मूल्यांकन करेंगे, और जो मूल्यांकन करके वो देंगे वो अनुभागीय अधिकारी या कलेक्टर उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन साथियों, यहाँ पर हमें धारा 29 में कहा गया है
कि इन विभागों की सेवाओं को लेना है, लेकिन इन विभागों की सेवाएं लेंगे, मूल्यांकन ये करेंगे, लेकिन अवार्ड बनाने का काम तो है कलेक्टर का। कलेक्टर मीन्स अनुभागीय अधिकारी का। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि धारा 29 के तहत भूमि मुआवजे से संबंधित विवादों को हल करने की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। इसमें संबंधित अधिकारियों की भूमिका और शिकायतों का समाधान कैसे किया जाएगा, इसका मार्गदर्शन किया गया है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि जो बन के आया है वो आंख बंद करके फाइनल कर दिया जाए। अनुभागीय अधिकारी को भी अपने विवेक का इस्तेमाल करके और उसको समझना है कि क्या मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग ने सही किया है कि नहीं। अब लोक निर्माण विभाग संपत्ति का मूल्यांकन करता है, अलग अलग रेट हैं उसके, आरसीसी के अलग है, आरबीसी के अलग है, खपरेल के अलग है, टीन के अलग है, तो सही रेट लिए कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेजिडेंशियल खपरेल वाला मकान है और आरसीसी के रेट लगा दिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीन शेड है और रेट जो है वो आरसीसी के आरबीसी के लगा दिए। ये उनको ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है कि संपत्ति की गाइडलाइन में जो रेट दिए गए उनमें भूमि का मूल्य शामिल है। जो जितने एरिया में भवन बना है, जमीन और भवन दोनों का रेट उसमें इनबिल्ट होता है। तो यदि हमने ज़मीन का रेट ज़मीन के साथ बना दिया और भवन के साथ भी उस ज़मीन का रेट बना दिया तो फिर उसका डुप्लीकेसी हो जाएगी, तो वो हमें माइनस करना है। साथ ही यदि पुरानी संपत्ति है तो डिप्रिसिएशन लाना है। यदि